Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are doing good. यूजुअली हम करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स कवर करते हैं, बट आज लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि जिस यूपीएससी के लिए सारी पढ़ाई हो रही है उसका कंपटीशन कितना अनइवन है या हो सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि लगभग ज़्यादातर लोग जो यूपीएससी को क्रैक कर रहे हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो साइंस या मेडिकल फील्ड से हैं। ठीक, लगभग 70% के आसपास लोग। पार्लियामेंट्री कमेटी जो राज्यसभा की है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसने ये कहा है कि इंडिया अपने टेक्नोक्रेट्स को खो रहा है। दे आर लूजिंग देयर टेक्नोक्रेट्स टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और कितने खो रहा है? लगभग 70% के आसपास। अगर आप एक डेटा देखो यहाँ पे कि किस तरीके से लोग अपनी फील्ड्स को छोड़ के उन्होंने 12th में साइंस स्ट्रीम से चीज़ें की, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, उसके बाद किस तरीके से डेटा बदलता जा रहा है। 2011 में लगभग 46 लोग, 1000 लोगों ने अगर दिया है एग्जामिनेशन, ये सिलेक्ट हुए हैं, तो 46 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो साइंस फील्ड से हैं। 142 डॉक्टर्स थे। धीरे आते 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 833 में 2020 में ये 541 है और लगभग 33 के आसपास डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स की संख्या कम हुई है, बट ये टेक्नोक्रेट धीरे धीरे अगर प्रोपोर्शनली आप देखोगे रेशियो क्या है तो वो बढ़ता ही जा रहा है और अब ये 70% से ज्यादा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि देयर इज अ नेसेसिटी टू रीइवैल्यूएट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। की सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है और जो बहुत सारे दूसरी फील्ड के लोग भी कह रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, ह्यूमैनिटी और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा है। खैर, ये पूरा प्रोसेस जब रीइवैल्यूएट होगा तो कितने महीने, कितने साल लगेंगे, तब तक ना आप शांति से बैठ सकते हो ना हम। हमारा काम है अपने काम को करना और सिविल सर्विसेज को क्रैक करना। इसीलिए ये गवर्नमेंट पे और इन पैनल्स पे छोड़ देते हैं कि ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक समानता रहे लोगों के बीच में। लेकिन हम ये समझ सकते हैं या ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो 70% सिलेक्शन हो रहे हैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और अगर किसी प्रोसेस को फॉलो करके ये लोग, ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड के लोग अगर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोसेस को दूसरी स्ट्रीम के लोग फॉलो कर सकते हैं और क्या उनका रिजल्ट वैसा सेम रह सकता है? इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाई इंजीनियर्स आर क्रैकिंग यूपीएससी। एक मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है जो मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब मैं गांव जाता हूं अयोध्या के पास, कि द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैव सुपीरियर मेंटल एबिलिटी। भैया ज्यादा नंबर आए हैं, 70 तो खैर अब आजकल कम है, 80, 85, 90% आया है तो ठीक है, साइंस ले लो और ह्यूमैनिटीज ले लो, कोटा चले जाओ, साइंस या फिर मतलब इंजीनियरिंग करो या फिर मेडिकल करो और कोटा जाके तैयारी करो, इस तरह की चीजें। ब्रिलियंट बच्चा है, समझदार बच्चा है, इसलिए इसके ज्यादा नंबर आए, इसीलिए ज्यादा नंबर आए तो उसे साइंस की स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये शायद मिथ है। साइंस अब धीरे धीरे ये चीज मतलब लोगों को समझ भी आ रही है और साइंस को हमें एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक अप्रोच की तरह देखना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसने मैथ्स और फिजिक्स का रट्टा मार दिया और कोई और इंसान जिसने हिस्ट्री को समझदारी से पढ़ा, जिसने हिस्ट्री के कनेक्शंस को समझते हुए पढ़ा, साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा, तो वो ज़्यादा बेटर प्लेस्ड होगा कंपेरेटिवली फिजिक्स या मैथ्स को जिसने रट्टा मार के पढ़ा। इसलिए ये तो मिथ है कि कोई अगर किसी ने साइंस पढ़ लिया है तो उसकी मेंटल एबिलिटी सुपीरियर हो जाती है। बट देयर इज अ प्रोसेस जो ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और उसकी वजह से उन्हें फायदा होता है। रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ देम नो द प्रोसेस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने का, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रेशर को झेलने का तजुर्बा इन साइंस स्टूडेंट्स के पास 21-22 साल की उम्र में होता है। जो तजुर्बा साइंस स्टूडेंट्स के पास होता है वो किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास नहीं होता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से हो या कॉमर्स से हो, अनटिल अनलेस उसने डेलिबरेटली सीए की तरफ चला जाए या फिर अब तो खैर सीयूईटी आ गया तो अब पहली बार हल्का सा वो एक्सपीरियंस मिलेगा। पर ज्यादातर जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनको इस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। इसीलिए जो ये 70% से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है यूपीएससी में साइंस बैकग्राउंड का, उसकी वजह ये है कि ये कुछ स्किल्स हैं जो एक्वायर कर लेते हैं 18 साल की उम्र में, जब वो नीट का या जेई का एग्जामिनेशन देते हैं। और वो ऐसा एग्जामिनेशन है जब उसकी तैयारी हो रही होती है तो उसमें उस प्रोसेस में वो बहुत सारी चीजें ऐसी समझ जाते हैं
जो कुछ जनरल क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो ये चीजें, तो ये गुण तो आपके अंदर होने चाहिए। और किसी ने अगर तरीके से तमीज से 18 साल की उम्र में जेई और नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी की होती है तो वो बाकी कंपटीशन में आगे निकल जाता है। बिकॉज जो बाकी लोग फिर कंपटीशन में आते हैं वो तब आते हैं जब यूपीएससी 21-22 साल की उम्र में एंट्री लेते हैं वो, और तब चीजों को समझ रहे होते हैं, तब उनकी समझ शुरू हो रही होती है। और 18 साल 19 साल की उम्र में इन्होंने एक पड़ाव पार कर लिया होता है, ये एक बार उस चीज से गुजर चुके होते हैं। और जो कुछ जनरल क्वालिटीज ये एक्वायर करते हैं वो होती हैं कुछ एनालिटिकल स्किल्स, कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको एक बार देख लिए, और फिर उसके हिसाब से ये देखा कि कौन सी स्ट्रीम से कहाँ कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, किस कौन सी बुक के कौन से चैप्टर्स को पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट बेहतर तरीके से मिल सकता है। मतलब कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से कि कितना टाइम लगाने पे कितने मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। और अगर पिछली बार इन इन जगहों से क्वेश्चन आए हैं तो अगली बार ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगली बार कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो एनालिटिकल स्किल होती है ये आप जब एक एग्जामिनेशन में बैठते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब जहां आपको दूसरों से बेहतर स्कोर करना होता है तो वो डेवलप होती है। और यूपीएससी तो सारा ही एनालिटिकल स्किल का गेम है। उसके बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट डी। कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, खासकर यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यू नीड D3, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट डी, डिसिप्लिन। उसके बाद अगर आप डिसिप्लिन हो अपनी प्रिपरेशन में तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आता रहता है। उसी तरीके से अगर किसी को ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने, क्योंकि आज भी इंडिया की रियलिटी है कि 2-2 3-3 साल लगता है बच्चों को नीट और जेई क्रैक करने के लिए। किसी भी एवरेज बच्चे को जो बहुत बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है या है भी फॉर दैट मैटर, पर ऐसा लग जाता है। तो उस डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ अगर वो आगे बढ़ता है और वो अगर पहली बार में निकालता है तो उसने अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन किया है। उसको पता है कि उसके सुबह उठ के 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का टाइम किस तरफ जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उसके पीछे से निकल जा रही है और उसको कुछ पता नहीं है। तो उसके पास वो डिसिप्लिन है जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। उसके पास वो टाइम मैनेजमेंट स्किल है कि मेरे को 8 घंटे पढ़ाई के लिए देने हैं, 2 घंटे खेलने के लिए देने हैं, 1 घंटा बाकी चीजों के लिए देने हैं। तो कुछ जनरल क्वालिटीज में एक चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच। एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते 18-19 साल की उम्र में ये उस रोमांटिक जो पूरा वो होता है कि पूरा बबल होता है उससे बाहर आ जाते हैं। उनको समझ आ जाता है कि जो भी मेरा टारगेट है वो एक प्रोसेस को फॉलो करके मिलेगा। जिनको मिल जाता है उनको ये समझ आ जाता है कि ज्यादा डे ड्रीमिंग करने से चीजें नहीं मिलेगी। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो कि इतने सब्जेक्ट उठाए, उसको इतने टाइम में कर लिया तो इवेंचुअली इसको इतना रिजल्ट मुझे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चे 18-19 साल की उम्र में एक्वायर कर लेते हैं। कुछ जनरल चीजें हैं जो वो एक्वायर कर लेते हैं। इसके अलावा यूपीएससी स्पेसिफिक क्वालिटीज भी कुछ इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि दे हैव द नैक ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। जो जेई का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, जिसमें ज्यादा बच्चे बैठते हैं, वो एमसीक्यू फॉर्मेट पे होता है। और एमसीक्यू फॉर्मेट कितना ज्यादा डायनेमिक होता है ये जब यूपीएससी की तैयारी करने हम आते हैं तब हमें समझ आता है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा आसान समझते थे, एक्चुअली सबसे ज्यादा छटनी वही होती है। लगभग 10 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं और अराउंड 10,000 लोग सेलेक्ट होके प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखने जाते हैं। 10,000 के आसपास के लोग, कभी 2,500-2,000 प्लस होता है, कभी माइनस होता है। तो 1% या उससे भी कम का एवरेज होता है। 99% लोग इसी स्टेज पे निकल जाते हैं। और फिर समझ आता है कि ये एमसीक्यू सिर्फ टिक मारना नहीं है, ये एमसीक्यू एक टेस्ट मैच की तरह है जहां पे आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी बॉल को आपको छोड़ना है, क्योंकि एज लग के स्लिप पे जा सकती है या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, और कौन सी बॉल को खेलना है। ठीक, तो कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग के डायनेमिक्स को ध्यान में रखना है। क्योंकि एक एक नंबर पे चीजें मैटर करती हैं। तो उनके पास वो एमसीक्यू सॉल्विंग नैक है जो, वही आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग कि वो किस वक्त डेवलप हो जाती है, लगभग 19 साल की उम्र में, जो बाकी लोगों को 22 साल की उम्र में। दे आर ऑलरेडी अहेड बाय 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स। ठीक, तो एक चीज ये, और दूसरी चीज सीसैट। आप देखोगे कि पिछले 3-4 साल से, और खासकर पिछले 1-2 साल से, तो जिस तरीके से सीसैट का पेपर आ रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां उन बच्चों को भी दिक्कत हो रही है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है। तो जिन्होंने तरीके से पढ़ा है, जिन लोगों ने जेई नीट में तरीके से पढ़ा है मैथ्स को, या स्पेसिफिकली जेई में, उनको इस सीसैट में एक एडवांटेज मिल रहा है।
उन्हें टॉप 1% में आने में बाकियों की कंपैरिजन में एक एडवांटेज मिल रहा है, पुश आगे की तरफ मिल रहा है। सेकंड, मेंस, उनके पास मार्क्स एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये एक मिथ है कि इनको तो लिखना नहीं आता है या इस तरीके की बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मेंस में लिखा जाता है, आंसर राइटिंग होती है, उसमें 150 वर्ड्स में आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना होता है। तो वहाँ ज़्यादातर मार्क्स जो आपके वो पॉइंटर्स पे हैं। और जहाँ इंजीनियरिंग हो रही होती है वहाँ के बच्चों से आप बात करोगे तो आप समझोगे, जैसे मेरा दोस्त मुझे बताता था कि पहुंच जाते थे सेमेस्टर के एंड में टीचर्स के पास कॉपी लेके कि मैम एक डायग्राम बनाया तो था, 1.5 नंबर तो इसका बनता है, ये देखो ये स्टेप है ना, 2.5 नंबर इसका बनता है। तो दे डेवलप दिस नैक कि स्टेप्स के, डायग्राम्स के 1.5 1.5 मार्क, 2 2 मार्क किस तरीके से चुराने हैं, और एक एक मार्क पे 2 3 4 4 5 5 10 10 रैंक में डिफरेंस आ जाता है। और इतनी रैंक में पूरी सर्विसेज का एलोकेशन बदल जाता है, आईपीएस, आईआरएस, और इतना डिफरेंस आ जाता है, या आईआरटीएस या उसके नीचे चीज़ें चली जाती हैं। तो ये मार्क्स एक्सट्रैक्टिंग पॉइंटर जो हैं कि कौन कौन से पॉइंट डाल के हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ये अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में, अपने कॉलेज की तैयारी में वो जो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में वो जो जुगाड़ वाली उनकी अप्रोच इंजीनियरिंग के टाइम पे डेवलप होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो इंटरव्यू में काम आती है, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज चेक नहीं हो रही है, वहाँ ये चेक हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके का है, या आपका आपका अप्रोच किस तरीके का है। और अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब उस प्रॉब्लम का चाहे मुझे जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर मैं उससे किसी एक अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहा हूँ, चिन अप रख के, बहुत ज़्यादा परेशान होके नहीं, तो ठीक है, आप बस वही आपका अच्छा इंटरव्यू है। और दूसरी तरफ ये, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग की है, शायद उन्होंने 2 4 महीने की जॉब की है, तो उनको अपने गैप ईयर्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ उन्होंने 4 महीने की, वो बोलेंगे 8 महीने, 1 साल, 2 साल। तो ना उन्हें अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करने का प्रेशर है, और ना ही उनकी बैक वॉल के अगेंस्ट है कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं बेरोजगार हूँ। और जो जो फायदे यहाँ पे हैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं सारी चीज़ों में, उन सारे एरियाज में दूसरी स्ट्रीम के लोग लैक कर जाते हैं। सो इसी के बारे में बात करते हैं, वेयर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर लैकिंग। एक एग्जांपल दूं तो ये जो टर्फ हॉकी में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के पास कितने गोल्ड हैं, तो वो लगभग 8 गोल्ड हैं, 8 गोल्ड्स हैं। जो एस्ट्रो टर्फ आने से पहले 7 थे, एस्ट्रो टर्फ आने के बाद सिर्फ 1 गोल्ड बचा है, 1 गोल्ड। रीजन क्यों है? क्योंकि ये पिच बदल गई, ये खेलने का तरीका बदल गया। इससे पहले इंडिया जो था वो ड्रिबल करके खेलता था, अब तेज भाग के खेलना पड़ता है, और इसके बाद गेम जो है हमारा बहुत तेजी से डिप हुआ। उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में 12th क्लास के बाद जो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिन ड्रीम कॉलेजेस में, जिन ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली की ही जिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, नाम नहीं लूँगा, पर रियलिटी ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से आंसर लिखने होते हैं वो ऐसा होता है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, उन 4 क्वेश्चन के आपको 4 आंसर लिखने, एक आंसर आपका 6 साढ़े 6 पेज का होगा। तो वहाँ लगभग 3 साल तक बच्चा जिस तरीके से 6 सेमेस्टर्स में आंसर लिख रहा है, 6 6 पेज के, 7 7 पेज के, यूपीएससी में जाके उसको वो आंसर पूरी तरीके से बदलना है, वो पूरी स्किल बदलनी है, वो 1.5 पेज में, 1 पेज में उस आंसर को खत्म करना है। उसने कभी भी एमसीक्यू का चेहरा नहीं देखा है, ना उसने अपनी 12th में, ना इन कॉलेजेस में। तो ये जो पूरा, जब वो यूपीएससी की तरफ जाता है तो इंडियन हॉकी टीम की तरह उसको भी एक एस्ट्रो टर्फ मिलता है, जहां पे उसे अलग स्किल्स लगा के खेलना पड़ता है। ठीक, तो यही है कि कोई भी एक्सपोजर नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 22 साल की उम्र तक, वहीं कंपैरेटिवली साइंस के स्टूडेंट्स को 18 साल की उम्र में वो एक्सपोजर मिल जाता है। कभी भी एमसीक्यू के डायनेमिक्स को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है जो प्रीलिम्स में आते हैं। ये एक मिथ है कि दे हैव एन एडवांटेज एट द मेंस, क्योंकि उन्होंने 12th ये अपनी ग्रेजुएशन में बहुत आंसर्स लिखे होते हैं, पर वो लिखने का तरीका अलग होता है। यूपीएससी में वो 1.5 पेज में लिखना है, वहाँ 6 7 पेज में पूरी पूरी कहानी लिखी होती है। ठीक, और किसी भी चीज़ को, ये लंबा वीडियो बनाना आसान होता है, पर इसी वीडियो को कंप्रेस करके 6 मिनट में बता पाना सारी इन्फॉर्मेशन मुश्किल होती है। ठीक है, और इसके साथ जब ये लोग नई फील्ड में आते हैं और जब 22 साल की उम्र में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्हें टाइम लगता है, इवेंचुअली गैप ईयर्स आते हैं, और उस गैप ईयर को इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। बिना किसी जॉब के कोई ये टोक दे कि आप तो बेरोजगार हैं, जो आपने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा, तो उस बात का जवाब देना मुश्किल होता है, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाना मुश्किल होता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग फेस करते हैं, या किसी और कॉमर्स बैकग्राउंड के कुछ लोग फेस करते हैं। और इसीलिए एक सोल्यूशन भी है कि सिर्फ
चाहे आप अपनी प्रॉब्लम, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ना वहाँ पे सिर्फ कहानी यहाँ तक होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ना हम जब आपको पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। वहाँ बात यहाँ भी ये भी आएगी कि किस तरीके से सोल्यूशन इसका दिया जा सकता है, और सोल्यूशन इस तथास्तु आईसीएस, या एक प्रोसेस जो आप अपनी तरह से फॉलो करो। एंड इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ तथास्तु आईसीएस इज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज, आप अभी तक आप सब लोग शायद समझ गए होंगे कि ये जो ब्रॉड दिक्कत है वो ये है कि जो साइंस टेक्नोक्रेट्स हैं, इनको 18 साल की उम्र में एक ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है जो इन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर देता है। बाकी स्ट्रीम के पास ये 22 साल की उम्र तक नहीं आता है। तो इनके पास ये 4 साल का एडवांटेज है, प्लस एक एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। और यहीं पे आता है तथास्तु आईसीएस, जहां आपके गैप ईयर्स को, क्योंकि 4 साल के बाद जो गैप ईयर लगेगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वो इंटरव्यू से हो। क्यों? क्योंकि 18 के बाद अगर आप चाहो तो आप अपनी डिग्री ले सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ। अगर आप चाहो कि आप ऐसा करना चाहते हो कि मैं क्यों 22 साल की उम्र से किसी रेस में जाऊं, जब कोई पहले ही स्टार्ट ले रहा है, कोई 18-19 में ही स्टार्ट ले रहा है, तो मैं भी वो स्टार्ट 18 की उम्र में लेना चाहता हूं। तो वो आप स्टार्ट लो, 18 की उम्र से ही लो, जिससे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी अभी से शुरू हो, जहां पे आप एमसीक्यूज और मेंस के डायनेमिक्स इन सबको समझ पाओ, और आपकी डिग्री भी हैम्पर ना हो, आपके गैप ईयर्स भी ना लगे। और ये सब कर सकते हो आप अपनी यूपीएससी एक्सपोजर को 4 साल तक फास्टन कर सकते हो बिना किसी बर्डन के। क्योंकि इससे पहले जो होता था, अगर किसी को 12वीं से ये करना है, 12th से करना है, तो वो अपने कॉलेज के साथ 1 साल की कोचिंग ले, और वो जो सारा बर्डन है जो एक 22-23 साल का बंदा जो ग्रेजुएशन करने के बाद फेस करेगा, वो सारी चीजें वो 18 साल की उम्र में प्लस अपने कॉलेजेस को भी टैकल करे। यहाँ पे ऐसा किया गया है कि आपके पूरे यूपीएससी के सिलेबस को 3 सालों में और 6 सेमेस्टर्स में तोड़ दिया गया है। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि मतलब इफ यू हैव टू ईट एन एलिफेंट कट इट इनटू पीसेस। कोई हाथी को खाता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा टास्क करना है तो उसे बिट बाय बिट करो, पीस बाय पीस करो। उसी तरीके से अगर आपको यूपीएससी जैसा पहाड़ तोड़ना है तो उसे भी आप छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बांट सकते हो। और वही जो मैंने कहा कि बिना आपको बर्डन किए, आपको 4 साल पहले, 22 से पहले 18 की उम्र से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप अभी से प्रिपरेशन ज्वाइन करो, जहां पे आपको अपने गैप ईयर्स को बाद में एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। इसी आपके ग्रेजुएशन के टाइम के दौरान ही आपकी यूपीएससी की पढ़ाई भी हो जाए, जो सिस्टमेटिक तरीके से हो। आपकी यूपीएससी की पढ़ाई ऐसी हो कि आपके पहले 6 महीने में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई जो यूपीएससी की है। वो जो एक्सपोजर आपको एमसीक्यू का तब मिलेगा, वो आपको इन्हीं 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्तों में मिलता रहे, उन लोगों के साथ मिलता रहे जो यूपीएससी की तैयारी करने हो, उस लेवल का मिले जो यूपीएससी में पूछा जाएगा। मेंस के आंसर्स आप ऐसे ना लिखो कि आप 7-7, 8-8 पेज लिख रहे हो, बल्कि ऐसे लिखो जो 1.5-1.5, 2-2 पेजों में यूपीएससी की डिमांड है। और तब जब आप 1.5-2 साल, क्यों कहा जाता है 2-2.5 साल का प्रोसेस है, तो 2-2.5 साल के प्रोसेस में जब आप इस प्रोसेस में रम जाओ, तब आपको ये ना लगे कि आप कहीं चीज में पीछे रह गए हो। ठीक। और जो एक चीज जो सबसे शुरू में थी कि प्रीलिम्स में जो टेक्नोक्रेट्स को एक फायदा मिल रहा है कि सीसैट का लेवल इस तरीके से हो गया है, इसीलिए हमने अपने कोर्स में सीसैट को भी इंक्लूड किया है। क्योंकि अगर ऐसा है कि प्रीलिम्स क्लियर किए बिना कोई भी फायदा नहीं है, 99% लोग वहीं छट जा रहे हैं, तो ये हमारे पार्ट पे ठीक नहीं होता कि हम इसे इंक्लूड नहीं करते या इसे अलग से इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन में सीसैट भी इंक्लूडेड है। एंड इसके अलावा गाइडेंस फ्रॉम द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप जब देखोगे तो जो लोग गाइड कर रहे हैं वो लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज को में हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, चाहे सागर सर हो, चाहे अभिजीत सर हो, या चाहे तनु मैम खुद ही क्यों ना हो। तो ये सभी वो लोग हैं जहां से आपको गाइडेंस, इंडियन टीम का इस वक्त कोच राहुल द्रविड़ है, वो इसलिए है क्योंकि ही हैज अचीव्ड समथिंग, और वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। शायद इसीलिए ये माना जा रहा है कि वो प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसीलिए जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं, फॉर श्योर वो उससे बेहतर बता पाएंगे जिन्होंने शायद इस प्रोसेस या इन सर्विसेज में नहीं आए या एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं किया। और अगर इस प्रोसेस को अपनाया जाएगा, आपको जरूरी नहीं कि आप इसी तथास्तु को ही ज्वाइन करो, या आप ऐसा ये कोई वो है कि आपको करना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करो। अगर आप अपने से कर सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी तरीके से एक ऐसा प्लान बना सकते हो जहां पे
आप इन दोनों चीज़ों को, यूपीएससी प्रिपरेशन को जल्दी शुरू करके अपनी डिग्री को मैनेज कर सकते हो, तो दैट्स ग्रेट। उसके हिसाब से हो सकता है तो वो ठीक है। बट अगर ये कोई कह रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को, टेक्नोक्रेट्स को फ़ायदा मिल रहा है, तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो बनाए वो बनाने दिया जाए, पर बाकी लकीरों को मिटाने की बजाय या उन्हें कम छोटा करने के बजाय, आपके पास अगर अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी एज है, तो आप इस बात पे ध्यान दो कि आप अपनी लकीर को या आप अपनी चीज़ को किस तरीके से बड़ा बना सकते हो। ठीक। आई होप आज का वीडियो, ये सेशन यूजफुल रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।